हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। पावर डोज की स्पेशल सीरीज़ जो हमारी चल रही है, आज ये उसका 21वां क्लास है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो इस सीरीज़ से आप डेफिनेटली जांच कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 20 क्लासेस किए हुए हैं एंड 20 क्लासेस में हमने 100 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को बताता हूं कि ये जो 100 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, पूरी की पूरी 20 क्लासेस चेक कीजिए एंड इस 20 में से ये जो 100 एमसीक्यूज हैं ना, अगर इनमें से आपका 70 क्वेश्चंस अगर सही होते हैं विथ नेगेटिव काट करके, अगर 70 मार्क्स आपके आते हैं तो समझ लो आप नेट क्वालिफाई करने की कैटेगरी में आते हैं। अगर इससे कम होता है तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना दिक्कत होगा, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की नीड होगा। जी हाँ, मैं सिर्फ 70 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं अभी तक हमारे, तो अगर इस 100 में से 70 मार्क्स आपके आते हैं तो आपको समझ लो आपका नेट ठीक ठाक जा रहा है, आप इसी तरह से चलते रहें, काम बन जाएगा। लेकिन अगर 70 से कम हो जाता है तो भाई मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने सबसे मिनिमम कैटेगरी जो है उसको कैलकुलेट किया है। अगर आप इससे नीचे हैं तो आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करने की नीड होगी। एंड राइट नाउ एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं है कब होना है, लेकिन जून की पूरे आसार हैं आपके लिए, यानी कि 2 महीने का टाइम है। फॉर्म आने के बाद आपको मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, उससे ज़्यादा का समय नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप 1 से 1.5 महीने का समय मान लो, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए पढ़ना आज से स्टार्ट करो, बैठे मत रहो। एंड जिन्होंने अभी तक हमारी लक्ष्य एकेडमी ऐप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, डेफिनेटली ज्वाइन करें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए जेआरएफ हक से जो हमारी स्पेशल बैच हमने चलाई हुई है, जिसमें आपको 10 यूनिट की पूरी कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट। इसके अलावा इसमें लाइव में रिवीजन क्लासेस भी होंगी, लाइव में डाउट सॉल्विंग। अच्छा, हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें एक बड़ा खासियत होता है, लाइक यूट्यूब पर आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं इनमें आपको बोलने का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप लाइव में ना चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। बट हमारी क्लासेस में ऐसा नहीं है, आप चाहे तो हमारी क्लासेस में ना वो बोल के भी अपनी जो भी क्वारीज हैं वो दूर कर सकते हैं। एंड लाइव मॉक टेस्ट अलग से होती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे ये स्टडी करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है एग्जाम के दौरान, वो भी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। 1 साल की वैलिडिटी के लिए ऑलरेडी आपका 75% का फ्लैट ऑफ चल रहा है, तो ये चीज़ डेफिनेटली नोट कीजिए। अगर सक्सेस चाहिए तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ बीन रीनेम्ड। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रीनेम किया गया था, वो क्या है हमें ये बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है ना, क्या नाम रखा था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये नाम दिया गया था। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगला। ओके, अगले क्वेश्चन में हमें गुलिक और जो हमारे उर्वरिक थे, इन दोनों के द्वारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने दिया था वो किस किस चीज़ों पर फोकस था, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, पहला है स्केलर प्रिंसिपल। ये जो स्केलर प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, हमें ये बताना है। स्केलर प्रिंसिपल बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ थे उनके जो अथॉरिटीज़ थी उसके हिसाब से उनको ड्यूटी असाइन करने के बारे में था, यानी कि ग्रेडिंग ऑफ ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू योर अथॉरिटी आपको उसी के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ दी जाएगी, इस चीज़ पर ये फोकस्ड थी। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ द स्पैम ऑफ कंट्रोल। स्पैम ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आती हैं। स्पैम ऑफ कंट्रोल बेसिकली जो सबऑर्डिनेट्स थे, कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंदर होने चाहिए, इस पर बोला गया था। तो उनका कहना था, जो उर्वरिक जो गुलिक थे, गुलिक जी का कहना था साफ साफ कि किसी भी सुपीरियर के पास भैया 5 से 6 उससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई भी सुपीरियर के पास नहीं होना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या है, वो उससे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा एंड प्रॉपर वर्क कर पाएगा। मतलब एक बेसिक टीम छोटी सी होनी चाहिए, छोटी छोटी टीमों में बांटो, ये उनका कहना था। सेकेंड वन इज लाइन एंड स्टाफ प्रिंसिपल। लाइन एंड स्टाफ प्रिंसिपल किस चीज़ को देखता था, तो ये बेसिकली काम करती थी जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स थे
वो किस तरह से चीज़ों को और अच्छे से वर्क कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे सुधार सकते हैं, अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं, अपने सर्विस कैसे सुधार सकते हैं, इसको दिखती थी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, ये आइडेंटिफाई करती थी बेनिफिशियरी ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस, किस तरह से इसको और बेटर बनाया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग में वो वर्क करती थी। प्रिंसिपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, भाई कोरस्पॉन्डेंस इट मीन्स ये एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना, यानी कि इस पे क्या था, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग, किसके रिगार्डिंग में, गुडविल के रिगार्डिंग में, जो बिजनेस और बिजनेस के कस्टमर्स दोनों को देखती थी, यानी कि फीडबैक सर्विस वगैरह के बारे में इन्होंने इस पर बात की थी। ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है एकदम। देखो अब यहाँ पर क्या बेनिफिट मिला, गुलीग के बारे में जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनकी प्रॉपर डिटेल्स मैंने आपको दे दी। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस के अलावा पूरी गुलीग क्वेश्चंस की मिल गई आपको। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक हमने मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। एंड ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जिनको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो पूरी लैंग्वेज आपके साथ में है। ठीक है, अगला, रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से आपको क्या मिल रहा है, कोई रेंट मिल रहा है या कोई रेवेन्यू आपने जनरेट किया हुआ है। तो इसकी जो चार्जेबिलिटी होगी अंडर द इनकम टैक्स, इसकी जो चार्जेबिलिटी होगी अंडर द इनकम टैक्स, ये किस में काउंटेबल होगी। असेसमेंट ईयर यहाँ पर 20-21, भाई असेसमेंट ईयर कुछ भी रहे, 18-19 रहे, 20-21 रहे, 21-22 रहे, 22-23 रहे, डजेंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चंस तो सिंपल सा है। रेवेन्यू किसके तहत में आती है, एग्रीकल्चर लैंड से। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर को छोड़ करके अगर रेंट के थ्रू आई है, देन ये क्या आ जाएगा हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में काउंटेबल है। अगर एग्रीकल्चर लैंड में आपको एग्रीकल्चर खेती के स्वरूप से आई है तब तो एग्रीकल्चर इनकम है, अदरवाइज ये अदर सोर्स ऑफ इनकम में काउंटेड किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, 2 लिस्ट फिर से हमारे पास है, दोनों को मैच करना है। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आसान तरीका क्या है, कोई भी एक कोशिश करेगी मिलाने का जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाए। ओल्डेस्ट ज्वाइंट बैंक इन इंडिया, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट ज्वाइंट बैंक कौन सा है, हमें ये बताना है। चलो बताओ फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। एंड इसका जो है मेरे ख्याल से है ऑप्शन नंबर सी। ये ओल्डेस्ट में तो हमारे ज्वाइंट बैंक की बात हो रही है, ज्वाइंट स्टॉक बैंक की बात हो रही है, तो ये तो बैंक ऑफ अपर इंडिया है। फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक की बात हो रही है, तो लायबिलिटी बैंक की बात करूं तो सॉरी, ये तो हमारा उड़हा कमर्शियल बैंक आप में कंसिडरेबल है। फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, फर्स्ट कमर्शियल बैंक, ये तो हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, 1770 में आया था। पुराने के दौर, यहाँ पर जितना पुराना है उसमें से देखा जाए तो यही हमारा 1770 में बना था। बट चूंकि यहाँ पर ज्वाइंट बैंक की बात है तो सबसे पुराना ये हो जाएगा। फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा प्योरली मैनेज जो किया गया था फर्स्ट बैंक कौन सा है, तो भाई ये तो सभी को पता है, पीएनबी। सो ऑप्शन नंबर सी। एंड कुछ बेसिक जानकारियाँ जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक की बात हो रही है, इंडिया की फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक, तो वो हिंदुस्तान बैंक है हमारा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बना था फर्स्ट कॉमर्शियल। ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक की बात हो रही है, बैंक ऑफ अपर इंडिया, 1863 से 1913 तक ये चली थी। फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक की बात किया जाए तो उधर कॉमर्शियल बैंक 1881 से लेकर के 1958 तक बनी चली थी। फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड इन इंडिया, ये पीएनबी जो आज भी वर्क करती है, पंजाब नेशनल बैंक, 1895 से ये अभी तक कार्यरत है और आज भी चल रही है। सो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है हमारे पास, 2 स्टेटमेंट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि क्या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट, बस सिर्फ यही चेक करना है, तो इजी है ऑटोमेटिक। एक चीज़ बता दूं, यूजीसी नेट जो है ना वो टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा लोग इसलिए भी फेल करते हैं, पहली चीज़ तो सही से स्टडी नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ उन्हें ये नहीं पता है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तीसरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ टू मैनेज द टाइम, एग्ज़ाम में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। सिर्फ एग्जाम में नहीं, पढ़ने टाइम भी कैसे मैनेज करना है, ये प्रॉब्लम होती है। सो इन चीज़ों के लिए कोर्सेज सबसे बेस्ट होती है, यहाँ पर हम चीज़ें प्रॉपरली सिस्टमेटिक सिखाते हैं। चलिए खैर आते हैं, स्टेटमेंट 1 क्या है, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैपन टू बी लीगल एंटिटी। लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि एलएलपी जो होती है वो एक लीगल एंटिटी रखती है एंड लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स।
जो उनकी एसेट्स होती है, जो कि लीगल एंटिटी बन गई, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये जो एंटिटी होगी उसकी जो एसेट्स होगी सिर्फ और सिर्फ वही हमारी एक तरह से लाइबल है फॉर द पे ऑफ डेट। बिल्कुल सही, ये लाइन बिल्कुल सही है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यही तो एक बेनिफिट देती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, एलएलपी में लिमिटेड होती है, ये बना गया है। तो अब एलएलपी एक तरह से हम बोल सकते हैं हाइब्रिड पार्ट है हमारा, किसका? कंपनी एंड पार्टनरशिप का। कंपनी वाली फीचर्स भी हैं एंड पार्टनरशिप वाली फीचर्स भी हैं, दोनों का फीचर्स मिला दिया है भाई इसमें, तो ये हाइब्रिड बन गया। बिल्कुल सही, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये तो भैया हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। कितने स्कोर किए कमेंट जरूर करेंगे आप। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ना आज से स्टार्ट कीजिए। एग्जाम निकालना है तो फोकस आज से स्टार्ट कीजिए। 4 दिन पहले या 1 महीना पहले अगर आपको लगता है, या फिर 10-15 दिन पहले आपको लगता है कि एग्जाम आप निकाल लेंगे, डेफिनेटली आप थोड़े से गलती करने वाले हैं। तो ना केवल जून की तैयारी के लिए, बल्कि जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है। अभी से स्टार्ट कीजिए, दिसंबर तक जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। एंड आपकी रिवीजन आपका सक्सेस। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।